रामपुर गांव की एक सुहानी सुबह थी। सूरज अभी अपनी लालिमा बिखेर ही रहा था और ज्यादातर लोग अभी नींद में ही थे। लेकिन रामू अपने खेत की ओर से निकल पड़ा था। रामू बहुत मेहनती किसान था। उसके पास ज्यादा जमीन तो नहीं थी, पर जितनी भी थी उसी में दिन रात एक एक करके अपने परिवार का पेट पालता था। रे ओ रामू, क्या रे? सूरज उगाने के अपने दोनों बैलों को लेकर निकल पड़ा। अरे भाई, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। शरीर है, वो मशीन थोड़ी ना है। अरे श्यामू भैया, तुम आ गए? क्या करे भैया, आराम करेंगे तो पेट की आग कैसे बुझाएंगे? जितनी मेहनत करेंगे उतनी फसल अच्छी होगी। तुम बताओ, सब खैरियत? हाँ, सब खैरियत है। मैं तो बस यूं ही टहलने निकला था, सोचा तुझसे मिलता चलूं। पर एक बात बता, तू इस खेत में तो सोना उगा लेता है, पर तेरी वो गांव के बाहर वाली पथरीली जमीन, उसका क्या सोचा है? क्या सोचे भैया, वो तो पड़ी है बस। बाप दादा की निशानी है, इसलिए दिल भी नहीं करता कि उसे बेच दूं। पर सच कहे तो वो हमारे पर बोझ है। हर साल सरपंच जी को उसका लगान देना पड़ता है और मिलता उससे कुछ भी नहीं। बात तो तेरी सही है, कोई खरीदार भी तो मिलना चाहिए उस पथरीली जमीन का। चल छोड़ इन सब बातों को, तू अपना काम कर, मैं चलता हूँ। दोपहर को चौपाल पे मिलते हैं। ठीक है भैया, जरूर मिलेंगे। श्यामू ने जिस जमीन की बात की वो रामू के पुरखों की थी। वो जमीन बड़ी ही उबड़ खाबड़ और बंजर थी। उस पर घास का एक तिनका तक नहीं उगता था। श्यामू वहां से चला गया और रामू फिर अपने काम में लग गया। लेकिन श्यामू की बात उसके दिमाग में घूमती रही। वो दिन भर उस बंजर जमीन के बारे में ही सोचता रहा। शाम को जब वो थका हारा घर लौटा। क्या बात है जी, आज बड़े चुपचाप से लग रहे हो। खेत में सब ठीक तो था ना? 5,000? सच में साहूकार जी? तो उसमें चिंता की क्या बात है? वो तो सालों से वैसे ही पड़ी है। चिंता की बात यह है चंपा की वो जमीन हमारे किसी काम की नहीं। ऊपर से उसका लगान भी देना पड़ता है। कभी कभी सोचता हूँ कि उस जमीन को बेचकर जो पैसे मिले उससे तुम्हारी 2-4 चूड़ियाँ बना दूं, या हमारे घर की टूटी छत ही ठीक करवा लूं। अरे आप भी ना चूड़ियों की फिक्र मत किया करो। आप साथ हो, वही हमारा सबसे बड़ा गहना है। और रही बात जमीन की, तो वो पुरखों की है। उसे ऐसे कैसे बेच दें? भगवान ने चाहा तो किसी दिन उस पर भी हरियाली आएगी। अरे ओ रामू, घर पर है क्या? अरे साहूकार जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। आज सुबह सुबह कैसे रास्ता भूल गए? अरे रास्ता कहाँ भूलेंगे रे, हम तो इधर से ही गुजर रहे थे। सोचा तुझसे मिलता चलो, बड़े दिन हो गए थे तुझे देखे हुए। और बता, सब ठीक ठाक? खेती बाड़ी कैसे चल रही है तेरी? जी साहूकार जी, बस आपकी दया है, चल रहा है काम काज। आप बताइए, कैसे आना हुआ? कोई काम था का? काम तो कुछ नहीं रे, बस तेरे बारे में ही सोच रहा था। बेचारा रात दिन मेहनत करता है, फिर भी तंगी में गुजारा करता है। सुना है तेरे पर लगान का भी काफी बोझ है। जी साहूकार जी, वो तो है ही। खासकर वो गांव के बाहर वाली बंजर जमीन, वो तो बस नाम की ही अपनी है। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा था। अरे उस पत्थर के टुकड़े को तू आज तक क्यों ढो रखा है? मैं तो कहता हूँ उसे बेच दे, तेरा बोझ भी हल्का हो जाएगा और हाथ में 4 पैसे भी आ जाएंगे। कौन खरीदेगा उसको साहूकार जी? उस पर तो कुछ उगता भी नहीं है। ते ओ बगले, जब हम है तो तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? चल मैं ही खरीद लेता हूँ तेरी वो जमीन। गांव का आदमी हूँ, तेरा भला ही सोच कर रहा हूँ। बोल, कितने में बेचेगा? आप आप खरीदेंगे? पर आप उसका क्या करेंगे? अरे वो तू मुझ पर छोड़ दे, मैं कुछ भी करूँ। तू तो बस ये बता कि तुझे क्या चाहिए। देख, मैं तुझे पूरे 5,000 दूंगा नकद, अभी के अभी। 5,000! रामू ने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी रकम एक साथ कभी नहीं देखी। उसकी आंखें चमक उठी। उसे लगा जैसे उसकी सारी मुश्किलें अब खत्म हो जाएंगी। चंपा, जो घर के अंदर से सब सुन रही थी, बाहर आ गई। 5,000? सच में साहूकार जी? हाँ भाई हाँ,
सुखीराम जो बोलता है वो करता भी है। सोच ले, इन पैसों से तू अपनी पत्नी के लिए गहने बनवा सकता है, घर ठीक करवा सकता है, एक गाय खरीद सकता है। जिंदगी बदल जाएगी तेरी। मौका बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। जी, जरा सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। साहूकार जी अचानक इतने दयालु कैसे हो गए? मुझे तो इनकी नीयत ठीक नहीं लग रही। ए चुप रह तू, ये क्या पता इन सब बातों का। साहूकार जी हमारी मदद कर रहे हैं और तू शक कर रही है। साहूकार जी मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है, सोच ले, पर ज्यादा देर मत करना। मेरा मन बदल गया तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। मैं कल इसी वक्त फिर आऊंगा। जब तक अपना जवाब तैयार रखना। सुखीराम साहूकार वहां से चला गया, लेकिन रामू के दिमाग में एक तूफान छूट गया। एक तरफ पुरखों की निशानी थी और दूसरी तरफ 5,000 जो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। मेरी मानिए तो अभी रुक जाइए, किसी से सलाह मशवरा कर लीजिए। शामू भैया से ही पूछ लीजिए। हाँ, ठीक कहती है। मैं अभी श्याम भैया के पास जाता हूँ, वही कोई सही सलाह देंगे। अपने मन में चल रहे इस उथल पुथल को लेकर रामू अपने सबसे पक्के दोस्त श्यामू को ढूंढने निकल पड़ा। रामू अपने मन में हजारों सवाल लिए हुए गांव की चौपाल की तरफ चल दिया, जहां उसे श्यामू के मिलने की उम्मीद थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उससे एक तरफ उसे सुखीराम की नीयत पर शक हो रहा था, तो दूसरी तरफ 5,000 की चमक उसकी आंखों में धुंधला कर रही थी। अरे रामू, क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? कोई बैल वगैरह रस्सी तोड़ के भाग गया क्या? नहीं भैया, बैल तो बंदे। तुमसे एक जरूरी बात करनी है, तुम जरा अकेले में आना। श्यामू को रामू का चेहरा देखकर अंदाजा हो गया कि मामला गंभीर है। वो बाकी लोगों से उठकर रामू के साथ चौपाल के पीछे एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे चला गया। हाँ, अब बता क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि तूने भूत देख लिया हो। भैया, भूत से भी बड़ी बात है। आज सुबह सुबह सुखिया साहूकार हमारे घर आया था। सुखिया? वो भी तेरे घर पे? वो तो किसी की मयत पे भी नहीं जाता। जरूर कोई गड़बड़ है। क्या कह रहा था वो बनिया? भैया, वो हमारी वो बंजर जमीन है ना, उसे खरीदना चाहता है। हैं? क्या कह रहा है सुखिया? और वो भी तेरी पथरीली जमीन पर? अरे उस पर तो गधा भी नहीं जाता। तो मजाक तो नहीं कर रहा ना? मजाक नहीं कर रहा भैया, सच कह रहा हूँ। और तो और वो उसके लिए पूरे 5,000 दे रहा था, नकद। 5,000 का नाम सुनते ही श्यामू एकदम गंभीर हो गया। उसे सुखीराम की रग रग का पता था। देख रामू, मेरा भाई जैसा दोस्त है, इसलिए मैं तुझे सच कहूंगा। इस सौदे में बहुत बड़ी गड़बड़ है। दाल में काला नहीं, या तो पूरी दाल ही मुझे काली लग रही है। पर भैया, गड़बड़ क्या हो सकती है? वो तो बंजर जमीन है, पत्थर के सिवाय कुछ भी नहीं है वहां। और 5,000, तुम जानते हो इतने पैसों से हमारी कितनी मुश्किलें दूर हो सकती है। रामू अपने दोस्त की बात तो मान गया, पर उसका मन अभी भी डमाडोल था। वो भारी कदमों से घर की ओर लौट गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात चंपा को बताई। अब मैं क्या करूं? वो कल फिर आएगा जवाब लेने। अरे तू मेरी बात तो सुन, तू बस उससे समय मांग। इस बीच मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। सुखिया की नजर उस पथरीले ढेर पर क्यों पड़ी है? कुछ तो है जो हमारी नजर से छूट रहा है। पर जब तक कुछ पता नहीं चलता तू हाँ मत करना, वादा कर मुझसे। रामू अपने दोस्त की बात तो मान गया, पर उसका मन अभी भी डमाडोल था। वो भारी कदमों से घर की ओर लौट गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात चंपा को बताई। शामू भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। लालच में आकर कोई गलत फैसला मत कर लेना। पुरखों की जमीन है, भले ही बंजर हो, पर है तो अपनी ही। सब्र से काम लो, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। तुम औरतें तो बस शक करना जानती हो। अरे कोई हमारा भला करना चाहता है तो उसमें भी खोट नजर आती है तुम्हें। अगर कल को सुखिया का मन बदल गया तो तुम घर का चूल्हा जलाओगी? रामू गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चारपाई पर लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। कभी उसे 5,000 दिखते तो कभी रामू की चेतावनी याद आती। रात जैसे तैसे कटी। अगली सुबह रामू का दिल बैठा जा रहा था। उसे पता था कि सुखीराम आज जरूर आएगा। हाँ, श्याम भैया ठीक कह रहे हैं।
गांव में कोई भी बड़ा काम हो तो सबसे पहली खबर सरपंच जी को ही लगती है। उनसे जाकर बात करनी चाहिए। ठीक है, चलो भैया, अभी चलते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रामू और श्यामू दोनों सरपंच जी के घर की ओर चल दिए। सरपंच जी गांव के एक पुराने और इज्जतदार आदमी थे। राम राम सरपंच जी। अरे श्यामू रामू, आओ आओ, कहो कैसे आना हुआ। सब खैर मंगल तो है। रामू, तेरा चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है। सरपंच जी क्या बताओ, आज बड़ी मुसीबत में पड़ते पड़ते बचे हैं। इसके बाद रामू और श्यामू ने सरपंच जी को पूरी कहानी सुनाई। कैसे सुखीराम साहूकार सुबह सुबह घर आया, कैसे उसने बंजर जमीन के लिए 5,000 का लालच दिया और कैसे श्यामू ने शहर के लोगों को जमीन नापते हुए देखकर सही समय पर आकर सौदा रुकवाया। तो यह बात है। रुखिया की नीयत से तो हम सब वाकिफ है। वो बिना मुनाफे के तो सांस भी नहीं लेता। जरूर उसे इस सड़क वाली बात की पक्की खबर लग गई होगी। तो क्या सड़क वाली बात सच है सरपंच जी? क्या सरकार सच में हमारी जमीन के पास से सड़क निकालने वाली है? देखो रामू, बात तो मैंने भी सुनी है। हवा में खबरें तो कई दिनों से तैर रही हैं। पटवारी भी उस दिन कुछ कह रहा था, पर जब तक हमारे पास तहसील से कोई सरकारी कागज नहीं आ जाता, तब तक हम कुछ भी पक्का नहीं कह सकते। तुम लोग चिंता मत करो, मैं कल ही अपने लड़के को तहसील भेजकर इस मामले की पूरी जानकारी निकलवाता हूं। और रही बात सुखीराम की, तो उसे मैं समझा दूंगा। अगर उसने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो सीधा मेरे पास आना। गांव में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। सरपंच जी से बात करके रामू और श्यामू को थोड़ी तसल्ली मिली। उन्हें लगा कि अब वो अकेले नहीं हैं। गांव का मुखिया उनके साथ है। उन्होंने सरपंच जी का धन्यवाद किया और अपने घर की ओर लौटने लगे। भैया अब दिल में थोड़ा चैन मिला। सरपंच जी ने भरोसा दिलवाया है तो जरूर कुछ अच्छा होगा। क्या हुआ भैया, ऐसे क्या देख रहे हो? श्यामू ने सरपंच जी के घर की ओर इशारा किया। रामू ने मुड़कर देखा तो उसके भी होश उड़ गए। सुखीराम साहूकार सरपंच जी के घर के अंदर जा रहा था। उसके हाथ में एक कपड़े की बड़ी सी पोटली थी। ये साहूकार कहाँ जा रहा है और इसके हाथ में क्या है? कहीं ये सरपंच जी को अपनी बातों में फंसा ना ले। रामू और श्यामू एक पेड़ की ओट में छिपकर देखने लगे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उनकी आखिरी उम्मीद सरपंच जी पर टिकी थी और अब सुखीराम उसी उम्मीद को तोड़ने पहुंच गया। उनकी आखिरी उम्मीद भी अब दांव पर लग चुकी थी। वे दोनों पेड़ की आड़ में सांस रोके खड़े थे, ये जानने के लिए कि अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। सरपंच जी, आप ही तो इस गांव के माई बाप है। हम तो आपके बच्चे जैसे हैं। अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो आप ही तो रास्ता दिखाएंगे। सीधी सीधी बात पर आओ सुखीराम। यह मक्खन लगाने की आदत तुम्हारी बहुत पुरानी है। क्या करने आए हो यहाँ? अभी अभी रामू और श्यामू यहाँ से होकर गए हैं। जी सरपंच जी, इसीलिए तो आया हूँ। उन दोनों ने ना जाने मेरे बारे में क्या क्या आपको कहा होगा। मैं तो बेचारे रामू की मदद करना चाहता था। उसकी हालत मेरे से देखी नहीं जा रही थी। सोचा उसकी बंजर जमीन खरीद कर उसकी मदद करी जाए। वो सूख की रोटी खा पाएगा और उसके हाथ में 4 पैसे आ जाएंगे। पर उस श्यामू ने सब गुड़ गोबर कर दिया। तो तुम उसकी मदद कर रहे थे, और उस मदद के पीछे जो सड़क का राज था, उसका क्या? कैसी सड़क? कौन सी सड़क? ये सब श्यामू की मनगढ़ंत कहानियां है। वो बस रामू को भड़काना चाहता है। खैर छोड़िए इन बातों को। मैं तो बस आपका आशीर्वाद लेने आया था। गांव में आपका ही तो हुक्म चलता है। ये बस छोटी सी भेंट है और आपके बच्चों के लिए मिठाई। इसे स्वीकार कर लीजिए। इसमें क्या है सुखीराम? ये कुछ ज्यादा नहीं, बस 10,000 नकद और एक सोने का गहना। आप बस इतना कीजिए कि रामू को समझा दीजिए कि वो सड़क बड़क वाली बात अफवाह है। वो अपनी जमीन मुझे बेच दे। सौदा होने के बाद मैं आपकी सेवा में और भी। सुखीराम, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे खरीदने आया है? तूने मुझे क्या समझ रखा है? अरे, जिस पगड़ी को मेरे बाप दादा ने अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा, तू उस पर पैसों का कीचड़ उछाल रहा है। नहीं नहीं सरपंच जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस। सुखीराम अपनी बात। चुप, एक शब्द और नहीं। तू सोचता है कि तू पैसों के दम पर गांव के सीधे साधे लोगों को लूट लेगा और मैं देखता रहूंगा। तूने रामू की गरीबी का फायदा उठाने की कोशिश की। यह सरपंच की कुर्सी किसी की बेबसी का तमाशा देखने के लिए नहीं है, इंसाफ करने के लिए है। उठा अपनी यह पोटली और दफा हो जा यहां से, इससे पहले कि मैं गांव वालों को बुलाकर तेरी इज्जत का जनाजा निकलवा दूं।
उसने अपनी पोटली उठाई और दुम दबाकर वहां से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कुत्ते पड़े हो। तभी रामू और श्यामू अंदर आते हैं। पर एक बात तुम दोनों भी कान खोलकर सुन लो, सुखीराम अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। वो अब सीधी उंगली से घी नहीं निकालेगा, वह अब उंगली टेढ़ी करेगा। हमें उससे भी 2 कदम आगे की सोचनी हो। सरपंच जी से मिलकर रामू और श्यामू को हिम्मत तो मिली, लेकिन एक अनजाना डर भी उनके मन में बैठ गया। उन्हें पता था कि सुखीराम की दुश्मनी उन्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। रात घिराई थी। रामू और श्यामू एक साथ ही घर की ओर लौट रहे थे। गांव की गलियां सूनी थी और हवा में एक अजीब सी सहरन थी। बड़ी देर कर दी आज, मैं तो डर गई थी। सब ठीक है ना? चंपा, सब ठीक है। सरपंच जी हमारे साथ है, उन्होंने सुखिया को भगा दिया। रामू ने चंपा को सारी बात बताई। चंपा ने सरपंच की ईमानदारी पर भगवान का शुक्रिया किया, लेकिन उसके मन का डर कम नहीं हुआ। सरपंच जी ने तो कह दिया सावधान रहना, पर हम कब तक और कैसे सावधान रहेंगे? वो तो बड़ा आदमी है, कुछ भी कर सकता है। चिंता मत कर, जब तक मैं तेरे साथ हूँ वो तेरा बाल भी वाका नहीं कर सकता। चल एक काम करते हैं, हम दोनों जाकर एक बार खलियान का चक्कर लगा आते हैं, मन को तसल्ली मिल जाएगी। रामू को भी श्यामू की बात सही लगी। मुझे वो जमीन चाहिए, किसी भी हालत पर चाहिए। सरपंच और श्यामू बहुत होशियार बन रहे हैं। अब उन्हें पता चलेगा कि सुखिया से दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। क्या करना है मालिक, बस हुक्म करो। वो रामू सीधा आदमी है, जल्दी डर जाएगा। आज रात तुम दोनों उसके खलियान में जाओ और आग लगा दो। जाओ, उसकी साल भर की मेहनत रखी है। जब उसका सब कुछ जलकर राख हो जाएगा तो वो खुद ही रोता हुआ मेरे पास आएगा और अपने हाथों से उसकी जमीन के कागज पर अंगूठा लगाएगा। जाओ, पर ध्यान रहे किसी को कानों कान खबर ना हो जाए। दोनों गुंडों ने सिर हिलाया और रामू की खलिहान की तरफ बढ़ गए। आधी रात का गहरा सन्नाटा था। पूरा गांव नींद की आगोश में था, लेकिन रामू के घर से थोड़ी दूर अंधेरे के साए में एक भयानक साजिश रची जा चुकी थी। सुखीराम के भेजे हुए दोनों गुंडे चुपके चुपके रामू के खलिहान की ओर बढ़ रहे थे, जहां उसकी साल भर की मेहनत यानी फसल का ढेर लगा हुआ था। चल भाई जल्दी कर, तेल छिड़क और आग लगा। हाँ हाँ करता हूं। आज उस किसान को पता चलेगा कि साहूकार से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। सुबह तक यहां बस राख ही राख होगी। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ा है तो। रामू और श्यामू को देखकर दोनों गुंडों के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उस वक्त यहाँ से कोई आ सकता है। वे दोनों घबराकर भागने की कोशिश करने लगे। पकड़ो इन्हें, भागने ना पाए, ये मेरे खलियान को जलाने आए थे। एक गुंडा तो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला, लेकिन दूसरे को श्यामू ने कसकर पकड़ लिया। इसको लेकर सीधा सरपंच जी के पास चलते हैं, वही इसका फैसला करेंगे। सरपंच जी, ये सुखीराम का भेजा हुआ गुंडा है। यह रात को रामू के खलियान में आग लगाने आया था। हमने इसको रंगे हाथ पकड़ा है। सुखीराम की दुष्टता का घड़ा अब भर चुका है और रामू, तेरी किस्मत अब चमकने वाली है। मैं तहसील से पक्की खबर लेकर आया हूं। सरकार जो नई सड़क बना रही है वह न सिर्फ तेरी जमीन के पास से गुजरेगी, बल्कि तेरी जमीन का एक बड़ा हिस्सा उस सड़क के लिए सरकार खरीदेगी और सरकार तुझे उस बंजर जमीन का मुंह मांगा मुआवजा देगी। इतना पैसा कि तेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। ये सब आपकी और श्याम भैया की वजह से हुआ है सरपंच जी। अगर आप लोग ना होते तो मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों से ही बेच चुका होता। ये तुम्हारी नेकी और मेहनत का फल है रामू। और अब सुखीराम का फैसला करते हैं। चलो सब मेरे साथ। देख ले सुखीराम, देख ले अपनी आंखों से, जिस जमीन को तू 5,000 में हड़पना चाहता था उसकी कीमत आज लाखों में है। तूने एक सीधे साधे इंसान को धोखा देने और उसका घर जलाने की कोशिश की। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। पंचायत में फैसला सुनाया कि सुखीराम को रामू को हुए मानसिक कष्ट और नुकसान की भरपाई के लिए 1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। साथ ही उसे गांव वालों के सामने रामू से माफी मांगनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे गांव से निकाल दिया जाता और पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। अपनी इज्जत और सामाजिक बहिष्कार के डर से सुखीराम ने पंचायत का फैसला मान लिया। उसने सबके सामने रामू से हाथ जोड़कर माफी मांगी और जुर्माने की रकम भी अदा की। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। देख रहा है रामू,
जिस जमीन को तू पत्थर का टुकड़ा समझ रहा था, उसी ने ही तेरी जिंदगी बदल दी। हाँ भैया, पर एक बात तो सीखी है मैंने, जमीन का टुकड़ा हो या इंसान, किसी की भी कीमत बस बाहर से नहीं आती। और सच्ची दोस्ती से बड़ा कोई धन नहीं है। अगर आज तुम ना होते तो हम वहीं के वहीं रह जाते। इस कहानी